प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज हम आपसे बिजनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एक्सपेंसेस एंड इनकम। अगर हम व्यापार करते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं या कोई शॉप चलाते हैं तो वहाँ पर दो खर्चे कन्फर्म हमारे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्यापार करने के उद्देश्य की, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब अपना व्यापार करता है तो उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि हम उससे कुछ लाभ कमा सकें। लेकिन व्यापार को चलाते समय बहुत सारे ऐसे खर्चे भी हैं जो हमारे व्यापार में करने होते हैं। जैसे कि हमें सैलरी देनी होती है, मजदूरी देनी होती है, रेंट देना होता है, लाइट बिल देना होता है और भी बहुत सारे ऐसे तमाम खर्चे हैं जो हमें पे करने होते हैं। लेकिन जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें इन खर्चों को अलग अलग जगहों पर लिखना होता है या अपने इनकम को अलग अलग जगहों पर लिखना होता है। जहां पर यह कंफ्यूजन होता है कि हम खर्चों को कहाँ लिखें और जो हमारे इनकम है उन्हें हम कहाँ लिखें। तो आज हम आपको इसी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में समझाएंगे कि हमारे बिजनेस के जो एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें कहाँ लिखना चाहिए और हमारे बिजनेस के जो इनकम होते हैं उसे हम कहाँ लिखेंगे। जब हम अकाउंटिंग करते हैं या टैली यूज करते हैं या बिल वाउचर बनाते हैं या अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उस समय इसकी जानकारी बहुत आपके काम आएगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम अपने बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सभी डायरेक्ट खर्चों को मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, मेजर करते हैं और उसके बाद जो उसका जो बैलेंस अमाउंट आता है उसे हम नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हमारा अमाउंट आता है उसमें हम अपने इनडायरेक्ट खर्चे को भी ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे को ऐड करने के बाद जो हमारा फिगर आता है बैलेंस का, वो हमारी नेट प्रॉफिट कही जाती है। तो ये बहुत काम आने वाला है कि अगर आप अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या हमारे बिजनेस में कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हुई है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको विश्वास रखिए कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकाउंटिंग के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम क्या होते हैं। बेसिकली हम पहले स्टार्टिंग एक्सपेंसेस की करेंगे, क्योंकि बिजनेस में खर्चे के बहुत प्रकार होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम एक्सपेंसेस से बात स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस को लिखने के लिए हमारे बिजनेस में दो खाते बनाए गए हैं। एक खाते को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जबकि दूसरे खाते को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यदि आप टैली चलाते हैं या आप बिजनेस के कोई दूसरे सॉफ्टवेयर को भी यूज करते हैं तो वहां पर आपके खर्चों को दो नामों से पूछा जाता है। पहला जो नाम है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे और दूसरा जो नाम है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस में कब लिखा जाएगा और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कब लिखा जाएगा। खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस में हम तब लिखते हैं जब वो खर्चा किसी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रखी जाए। यानी यदि हम खर्चों को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करते हैं, यानी मशीन से रिलेटेड करते हैं, या अपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यानी जब हम माल प्रोडक्शन करते हैं उसके दौरान अगर हम कोई खर्च करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो ऑफिस या सेल से रिलेटेड होते हैं। हम इसकी चर्चा अलग अलग डिटेल में करेंगे उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है उसे मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है या इसे क्या कहा जा रहा है बिजनेस के मॉडल में, आप इसको देखें। ये कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक एक्सपेंस है incurred that varies directly with change in the volume of a cost ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारे वैल्यूम यानी जो हमारी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की उसको चेंज कर देता है। ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम फॉर विच यू आर मेजरिंग यानी आप माप सकते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चों को, सच एज अ प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स आपके कितने में जाने चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के साथ साथ कितने हमारे खर्चे इंक्लूड हो रहे हैं, तभी जाकर के हम उसका एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं। एज अ प्रोडक्ट लाइन्स, सर्विस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, सेल्स, रीजन, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, यानी
सीधी सीधी बात यह है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हम खर्चों को मेंशन नहीं करेंगे तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कीमत कितनी आ रही है। इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फैक्ट्री से रिलेटेड माना गया है और इस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे आप कर रहे हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट खर्चों में किन खर्चों को रखें। रीजन ये है कि आप खर्चों को जब भी कंपनी में लिखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये खर्चे हमारे ऑफिस के हैं या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यदि खर्चे फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे तो उसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, अन्यथा उसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन नहीं करेंगे। हम आपको कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चों को बताते हैं जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला जो हमारा खर्चा है वो है कैरिज इनवार्ड। एक्चुअल में कैरिज इनवार्ड क्या होता है? कैरिज इनवार्ड हम उस गाड़ी भाड़ा को कहते हैं जो माल को मंगाने के लिए दिया जाता है, यानी इसे आंतरिक गाड़ी भाड़ा भी कहा जाता है। यानी इसका अर्थ सीधा सीधा है कि हम जब भी प्रोडक्शन करेंगे या रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो उसका प्रोडक्शन करते दौरान हमें माल को मंगाना होता है, और जब हम माल मंगाएंगे तो उसके लिए हमें वैन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिससे हम माल को मंगा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी हम खर्चा करते हैं उसे हम कैरिज इनवार्ड में लिखते हैं। तो जो भी हम बिजनेस में चीजों को ला रहे हैं, बेचने के लिए ला रहे हैं या हम उसे प्रोडक्शन करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट आ रहा है उससे हमारे मतलब जो आइटम से उसका कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी शहर में जाते हैं और वहां से कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें 100 रुपए का मिला, लेकिन उसको लाने में 2 रुपए हमारे खर्च लगे, तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट का वैल्यू आया वो 102 रुपए आया। यानी अगर हम उस प्रोडक्ट को 105 में बेचते हैं तो हमें 3 ही रुपए की प्रॉफिट होगी। इसलिए खर्चों को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो कैरिज इनवार्ड में हम उन खर्चों को लिखेंगे जो आंतरिक गाड़ी भाड़ा से रिलेटेड है, यानी वह गाड़ी भाड़ा जो व्यवसाय तक माल को लाने के लिए खर्च किया जाए। यानी कैरिज इनवार्ड को दूसरे शब्दों में कैरिज ऑन परचेज भी कहा जाता है। देखिए, दूसरे शब्दों में ये देखा जाए कि अगर हम माल को खरीद रहे हैं, आखिर क्यों खरीदेंगे, बेचेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी परचेज कॉस्ट अलग है, लेकिन लाने में जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम कैरिज कहते हैं। कैरी मैंने ढोना होता है। तो कैरिज ऑन परचेज का सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो हम माल परचेज कर रहे हैं उस पर जो भी हमारा एक्सपेंस जा रहा है, माल को लाने में जो भी हमारा गाड़ी भाड़ा जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कैरिज ऑन परचेज। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हम फैक्ट्री को लेकर के चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फैक्ट्री में भी अगर हम, या ऑफिस में भी आप लेके चलिए जहां हमारा सेल सेंटर है, अगर हम माल को परचेज कर रहे हैं बेचने के लिए, तो उसको लाने में जो हमारी कॉस्ट आएगी उसे हम क्या कहेंगे, कैरिज ऑन परचेज कहेंगे। कैरिज इनवार्ड या कैरिज ऑन परचेज ये लगभग सेम है, लेकिन परचेज वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां पर सेल से रिलेटेड बात की जाती है, लेकिन कैरिज इनवार्ड हम वर्ड वहां डायरेक्ट यूज कर लेते हैं जहां पर सेल से रिलेटेड बात नहीं की जाती है बल्कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बात की जाती है। लेकिन एक्चुअल में कोई व्यक्ति अगर प्रोडक्ट को खरीद रहा है बेचने के लिए, तो वो भी माल को ला रहा है तो उसको भी तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अगला है हमारा कैरिज, यानी हम अगर हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि माल बेचने मतलब हम परचेज करके ला रहे हैं या प्रोडक्शन के लिए ला रहे हैं, तो आप डायरेक्ट एक अकाउंट बना सकते हैं अपनी कंपनी में कैरिज का। कैरिज मैंने माल को ढोने के लिए जो हम खर्चा दे रहे हैं, लाने के लिए जो खर्चा दे रहे हैं, वो भी हम कैरिज में इंक्लूड करके लिख सकते हैं। ये अब आप समझिए कि आपका जो केस है वो कैसा है, उसके अनुसार आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कैरिज का मतलब ढोना है। अगर माल को ढोने से रिलेटेड कोई भी हम खर्च करते हैं तो उसे या तो कैरिज इनवार्ड, कैरिज ऑन परचेज या कैरिज अकाउंट में मेंशन करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि इसका जो भी अंडर होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। अगला जो हमारा है कस्टम ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि इंपोर्ट किसे कहते हैं। इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। आयात मतलब जब भी हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं और उससे हम माल को अपने यहाँ मंगाते हैं तो उस चीज को हम इंपोर्ट कहते हैं या आयात कहते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ से माल किसी दूसरे यहाँ जाता है तो उसे हम निर्यात या एक्सपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम माल मंगाने की बात कर रहे हैं, बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। रीजन ये है कि हम निर्यात कब करेंगे, जब हम माल को सेल करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम माल को परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माल हम आयात कर रहे हैं, मीन्स इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कस्टम ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट। यानी जो भी हमारा माल आयात करते समय जो भी हमारी ड्यूटी टैक्सेस लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इससे गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा मिल जाता है। जो दूसरे देश से हमारा माल आ रहा है उसका भी एक्ट है जिसके तहत वो अपना पैसे का चार्ज करते हैं सामान के वैल्यू पर, कि कितनी वैल्यू का सामान आप ले रहे हैं और इसकी क्या वैल्यू, मार्केट प्राइस क्या है, उसके अनुसार ये कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। और जो ये कस्टम ड्यूटी है वो माल की इंपोर्ट करते समय ही लग जाती है। अब मान लेते हैं कि हम यूएस से कहीं माल परचेज कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो यूएस से जब हम माल इंडिया के लिए परचेज कर रहे हैं
तो सीधी सी बात है कि वहां माल हमें थोड़ी सस्ती मिली होगी। जब हम यहाँ लाते हैं तो उस पर सरकार के द्वारा कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, वो भी हमें पे करना पड़ता है। तो इन सारे खर्चों को जब तक हम मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट नहीं आएगी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस को इसलिए मेंशन करते हैं ताकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो मालूम चल सके, हम क्लियर कर सके। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, याद रखिएगा। इससे हमारे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होती है और ये जो पैसा है हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे और प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है डॉक चार्ज। डॉक चार्ज यहां पर देखिए मैंने मेंशन किया है इनवर्ड, याद रखिएगा। डॉक चार्ज दो तरह से हम दे सकते हैं। डॉक चार्ज अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि जब हम माल शिप से मंगाते हैं यानी जहाज से मंगाते हैं तो उसका भी हमें खर्च देना पड़ता है। अभी आपने जो कस्टम ड्यूटी दिया था वो तो गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन हम गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट कहेगा आप जाइए मैं आपके घर आपका सामान भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो टैक्स की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जब हम इनवर्ड की बात कर रहे हैं तो माल जब हम मंगा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। जैसे साधन के तौर पर हम क्या यूज कर सकते हैं, शिप यूज कर सकते हैं, हाँ मतलब प्लेन भी यूज कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शिप हैं जिससे हम माल लाते हैं। हमारे यहाँ माल को लाने का सबसे बड़ा साधन हमारा समुद्री रास्ता है, जिससे बड़े बड़े माल हमारे यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें खर्च नहीं होता होगा, उसमें भी हमारा खर्च होता है। तो जो उसमें हमारा खर्च होता है वो भी हमारा प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये भी हमारे सामान के वैल्यू की कॉस्ट को बढ़ाता है। तो डॉक चार्ज या डॉक एक्सपेंसेस जो इनवर्ड से रिलेटेड है, यहाँ पर इनवर्ड क्यों मेंशन किया गया है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि हम माल मंगा रहे हैं। अगर यहाँ पर आउटवर्ड दे दिया जाएगा जैसे कि हम माल भेज रहे हैं तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम माल भेजने का मतलब है कि हम बेच रहे हैं। लेकिन अभी आपको बताया गया कि परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड जब हम कोई खर्चे करते हैं तो उसी चीज को हम मेंशन करते हैं इनवर्ड में। तो डॉक चार्ज अगर माल को लाते समय आप दे रहे हैं तो उसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस में ही मेंशन करिएगा। और ये भी हमारे जो हमारा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट है उसका पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट खर्चों को लिखा जाता है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और डायरेक्ट इनकम को भी लिखा जाता है, जहां से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आती है, और ग्रॉस प्रॉफिट से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाते हैं जहां से हमारी नेट प्रॉफिट निकलती है। मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में इसको मेंशन करके समझाऊंगा भी कि कैसे हम मतलब अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी आप समझ जाएंगे। लेकिन वहां पर आपको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है कि हम किन खर्चों को कहां लिख रहे हैं। अगले खर्चे की ओर हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्ट्री ड्यूटी। अब बात आती है कि फैक्ट्री भी तो कंपनी एक्ट के तहत ही कार्यरत होगी, चलेगी। तो अगर उस पर भी सरकार कोई टैक्स लगा देता है तो उसे फैक्ट्री ड्यूटी में ही हम लिख देंगे, क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। भाई देखिए, टैक्स का सारा पैसा सिर्फ पब्लिक पे करती है, कंपनी नहीं। कंपनी जो भी पैसा देती है उसको एमआरपी में ऐड कर देती है और उसके बाद आप उसका पे कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री जो ड्यूटी है वो हमारा क्या है, फैक्ट्री ड्यूटी यानी फैक्ट्री पर जो भी हमारा टैक्स लग रहा है, जो ड्यूटी टैक्सेस लग रहे हैं, वो हमारा फैक्ट्री ड्यूटी के तहत आएगा। ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या है, भाई फैक्ट्री चल रही है तो उसमें कुछ खर्चे भी तो आएंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिनके हम छोटे छोटे नाम नहीं लिख सकते हैं, छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, तो इसको अलग अलग पन्नों पे लिखना अच्छी बात है नहीं। इसलिए हम इसके लिए एक अकाउंट बना सकते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जहां पर हम फैक्ट्री के सारे खर्चों को मेंशन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो या फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिखेंगे, ये याद रखिएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, हो सकता है फैक्ट्री के लिए आपने इंश्योरेंस कराया हो जिसके लिए आपने पैसा पे किया हो, तो इसका भी जो लाभ है वो कंपनी ही लेगी, लेकिन लाभ तब लेगी जब उस इंश्योरेंस का पैसा रिकवर होकर आपको मिलेगा। लेकिन अभी तो आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसका जो भी खर्चा है आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस है जिसे हम फैक्ट्री इंश्योरेंस में लिखेंगे, और ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा जो अकाउंट है वो है फ्राइट इनवर्ड। अब फ्राइट को भाड़ा कहते हैं। देखिए, अभी तक आपने तो कैरिज की बात सुनी जब माल ला रहे थे, लेकिन अब हम आपसे फ्राइट की बात कर रहे हैं। फ्राइट मतलब भाड़ा होता है, जिसमें आप लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज, तमाम खर्चों को मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी लोडिंग भी कराई जाती होगी, उसे अनलोड भी किया जाएगा, तब जाकर के वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पहुंचता है। तो इसके जो सारे खर्चे हैं वो हम फ्राइट इनवर्ड या फ्राइट एक्सपेंसेस में हम डालेंगे। और अगर इनवर्ड है, देखिए यहाँ पर बार बार एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इनवर्ड वर्ड हम लिख रहे हैं। इनवर्ड का सीधा सीधा मतलब है कि हम माल मंगा रहे हैं और उसके लिए जो हम भाड़ा पे कर रहे हैं, गाड़ी भाड़ा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भाड़ा की बात कर रहा हूं। इसमें आप लोडिंग, अनलोडिंग इत्यादि मेंशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें फ्राइट इनवर्ड में लिख दी जाती है। अगर आप अपनी सुविधा अनुसार लोडिंग और अनलोडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। माल को लोड करने के लिए लोडिंग चार्ज और उतारने के लिए अनलोडिंग चार्ज, लेकिन दोनों तो हमारे भाड़ा ही हैं, फ्राइट ही हैं, इसलिए इसको हम फ्राइट इनवर्ड में लिखेंगे। फ्यूल, फ्यूल हमारा जो ईंधन है वो ऑफिस में तो यूज होगा नहीं। फ्यूल कहाँ यूज होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होगा, जहां माल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो हमारा फ्यूल है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये भी हमारा
फैक्ट्री का पार्ट हो गया। दूसरा जो है फ्यूल यानी ईंधन, ईंधन में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, कोयला आ जाता है, डीजल आ जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब जो भी ईंधन रखे गए होंगे, जो हमारे पत्थर कोयले हैं। अब कंपनियां किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग कर रही है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो डिपेंड करता है उसकी कंपनी के ऊपर। हो सकता है कि वो डिजिटल तरीके से रख रहा हो, लाइटिंग रखी हो उसने, मतलब उसका बिजली बिल आता हो, तो सारी चीजें फ्यूल में ही जाएंगी हमारी। हीटिंग जो है, हीटिंग मैंने हीट करने के लिए या गर्म करने के लिए कोई भी चीज अगर हम कंपनी में रख रहे हैं तो वो भी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लाइटिंग यानी लाइट से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया, यानी इनके अलग अलग नाम है, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी फ्यूल की, जिसे हम फ्यूल अकाउंट, हीटिंग अकाउंट या लाइटिंग अकाउंट में डाल सकते हैं। ये भी हमारे फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो सब डायरेक्ट में जाएगा। ग्रीस वगैरह के भी खर्चे हो सकते हैं भाई, तो सीधी सीधी बात है कि मशीन चल रही है तो ग्रीस वगैरह में खर्चे होंगे, ये सब भी फैक्ट्री के ही खर्चे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे जाएंगे। इसके अलावा गैस पर जो खर्च कर रहे हैं आप, वाटर पे जो खर्च कर रहे हैं, ऑयल पर जो खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड ही हैं। ये सारे खर्चे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। अगला जो हमारा खर्चा है वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर खर्चा कर रहे हैं, अभी आप प्रोडक्शन से रिलेटेड कर रहे थे, अब आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसका भी जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। पावर यानी बिजली पे खर्चा, या जो भी आपका पावर का सोर्स रहा हो, जनरेटर रहा हो या बिजली रहा हो, या आप अपना खुद भी प्रोडक्शन करते हो बिजली का, उस पे जो इन्वर्टर हो, बैटरी हो, उस पे जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो सारी चीजें पावर में डाल देंगे। कोल, जैसा मैंने आपको बताया, कोयला वगैरह जो है, ये सब पे जो खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट में लिखा जाता है। अगला है देखिए रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की एक रॉयल्टी भी होती है, यानी उसकी एक मांग होती है कि कितना, मतलब हमारे प्रोडक्ट की जो रॉयल्टी है ना, उस पर भी हम खर्च करते हैं ताकि उसकी रॉयल्टी बढ़े, जिससे वो मार्केट में तेजी से बिक सके। इस पर भी जो फैक्ट्री द्वारा खर्च किया जाता है वो सब भी हमारी रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्ट यानी डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपनी का माल प्रोडक्शन करते हैं तो उसका भी हमें रॉयल्टी पे करना होता है, क्योंकि हम उसके नाम पर बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा जो मतलब अकाउंट है वो रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन का है, जहां पर हम इसको मेंशन करेंगे। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद हमारा आता है वेजेस। अब भाई बताइए मजदूर कहाँ काम करेगा? मजदूर सीधी सीधी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे कार्य करेगा, तो वेजेस के जो खर्चे हैं वो भी हमारे डायरेक्ट हैं। वेजेस एंड सैलरी, देखिए यहाँ पर दो वर्ड लिखा गया है, वेजेस एंड सैलरी। होता क्या है ना, कंपनियां थोड़ी चालाक होती हैं, आखिर हो भी क्यों ना, मान लीजिए कि वहां जो मजदूर काम कर रहा है उसके पीछे कौन लगा रहेगा कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो जो जैसा व्यक्ति होता है उसी हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है। जैसे कि किसी को वर्किंग यूनिट के आधार पर पेमेंट किया जाता है, किसी को घंटे के आधार पर पेमेंट किया जाता है, किसी को डे के अनुसार पेमेंट किया जाता है ना। तो उसमें मान लीजिए 2 घंटा कोई एक्स्ट्रा काम किया, तो ये सारी चीजों की एक सैलरी बनाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज अलग अलग मजदूर आया, कल दूसरा मजदूर आया, तो उनको पेमेंट करके हटा दिया, सीधा सीधा वेजेज में हमने उसको मेंशन कर दिया। लेकिन यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी लिखा गया है, यानी हम मजदूरी तो दे रहे हैं लेकिन तुरंत नहीं देंगे, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं देंगे। जब इसकी एक सैलरी रिपोर्ट बनेगी, यानी जब वेजेस रिपोर्ट बनेगा, एक महीने में एक फिक्स डेट रखी जाएगी कि 30 तारीख को हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन पेमेंट कितना करेंगे? जितना आपने काम किया होगा। एक सैलरी होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगा सैलरी क्या होती है। लेकिन यहां पर समझिए कि आपको पैसा हमेशा रोज नहीं मिलेगा, आपको एक फिक्स टाइम में पैसा मिलेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जितना वर्क किए होंगे उसी के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा, यानी जितना आपका खर्चा है, वेजेज है, उसी के अनुसार आपकी सैलरी पे होगी। ऐसा हो सकता है कि जनवरी महीने में आपने जो काम किया तो आपके जो भी वर्किंग थे, जिसमें आपने ओवर टाइम वगैरह बहुत सारा किया, उसका आपका 13,000 सैलरी बना, लेकिन एक्चुअल में आपकी सैलरी 13,000 नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि आप अगले महीने भी 13,000 रुपए लेकर के आइएगा? हो सकता है कि आप 2 घंटा कम काम करेंगे, कंपनी वाला काट लेगा, तो एक्चुअल में तो मजदूरी दे रहा है ना। संडे को आप काम नहीं करेंगे हो सकता है, या 10 दिन आप छुट्टी ले लिए, तो उसका पैसा कंपनी पे नहीं करती है। तो एक्चुअल में ये दे रही है वेजेस ही, लेकिन सैलरी की तरह दे रही है, एक फिक्स समय में दे रही है। इसको हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरी। ये भी हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस पर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो पहले शब्द से गणना करिएगा, क्योंकि पहला शब्द वेजेज है। तो वेजेस एंड सैलरी का मतलब है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। वेजेस सीधा सीधा है कि जो मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। भाई मजदूर काम करेगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आपसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। रीजन ये है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ चुके हैं। इस देखिए खर्चे और भी हो सकते हैं। अब आप अपना सेंस लगा सकते हैं कि जब इतने खर्चे आप समझ चुके हैं तो इस तरह से और भी कुछ अन्य खर्चे आते हैं तो उसे आप डायरेक्ट में मेंशन कर देंगे। लेकिन अब बात हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है पहले हम अब मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद आप समझिए। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम उन खर्चों को रखते हैं जो हमारे सेल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, सेल से रिलेटेड का मतलब हम बेच रहे हैं उस चीज को। तो सेल से रिलेटेड अगर कोई खर्चा होगा या अगर कोई खर्चा उसके प्रमोशन से रिलेटेड होगा, प्रमोशन भी किया जाता है, प्रमोट किया जाता है चीजों को कि चलिए हमारा सामान ज्यादा बिके,
लेकिन अगर बताइए आप माल बेच रहे हैं तो आपके लिए एक ऑफिस भी तो होना चाहिए जहां पर आप उसकी डीलिंग करेंगे, बेचेंगे। आपके पास सेल सेंटर भी तो होना चाहिए, उसकी पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, स्टिकर लगाना पड़ेगा आपको ताकि हमारा चीज सेल हो सके। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट में आएगी। आइए हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लेकिन उससे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, है ना, दैट आर इनकर्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस एज होल और अ सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस and so cannot be directly associated with a cost object such as a product, service or a customer. A cost object is any item for which you are separately measuring cost, यानी कॉस्ट की मेजरिंग के बाद जो भी हम उसमें एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं, जैसे पैकिंग पर, अब आपने हमसे माल खरीदा, हमने आपको एक झोला दे दिया, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग से क्या रिलेटेड खर्चा है, वो तो एक्स्ट्रा खर्चा है ना। कस्टमर से रिलेटेड खर्चा है ना, हमने आपको एक कप चाय पिला दी तो वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है ना। तो ये सारी चीजें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लीजिए 17 रुपए आ गई, तो 17 रुपए के बाद इसमें अन्य खर्चे भी होंगे, जैसे हम उसको जहां बेचेंगे वहां भी स्टाफ रखेंगे, उसके लिए भी रूम रेंट देंगे, लाइट बिल देंगे, एक व्यवस्था लगाएंगे, हाँ, उसके बाद उसको पैक करके देंगे, बिलिंग करेंगे, अकाउंटेंट हमारा पैसा ले रहा है। तो ये सारी चीजों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करते हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि जो ऑफिस का खर्चा है या जो सेल से रिलेटेड खर्चा है, हम ऐड भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम ऐड हम इसलिए करें ताकि हमारा माल ज्यादा बिके। आप टीवी पे बहुत सारे ऐड देखते होंगे, चीज 1 रुपए की है लेकिन ऐड आप देखेंगे करोड़ों रुपए का हो रहा है, लेकिन उस 1 रुपए के, वो करोड़ों रुपए के ऐड से न जाने वो प्रोडक्ट कितना पीस बिकेगा जिससे हमारी प्रॉफिट जनरेट होगी। तो इस खर्चे को हम कहां लिखेंगे, आखिर हमने ऐड क्यों की। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपने ऐड क्यों किया, तो आप कहेंगे सर हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि हम मालों को बड़े पैमाने पर बेच सके, सेल कर सके। बिल्कुल सही बात है, तो सेल से रिलेटेड खर्चा हुआ ना, इसलिए इसे हम कहां रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। कोई ऐसा थोड़ी ना प्रचार करता है कि भाई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं आप देखिए, जी नहीं, वहां आपको माल मिलेगा ही नहीं, माल सेल सेंटर से मिलेगा। तो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की चर्चा हम करेंगे जिससे आपके अंदर एक बात समझ में आएगी या एक समझ विकसित होगी कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में किन किन चीजों को रखेंगे। याद रखिएगा कि जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाएंगे तभी जाकर के हमारी नेट प्रॉफिट निकलेगी। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि हमने टोटल सामान मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद 2 लाख रुपए का तैयार किया, 2 लाख रुपए का तैयार करने के बाद उसमें जो भी हमारा मतलब 2 लाख हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ चुकी है। जब हम उसको मतलब जो हमारे खर्चे हमने मेंशन कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, अब हम उसमें अपने सेल वाले सारे खर्चे को ऐड करेंगे, जैसे कि हम अपनी जो हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, लाइटिंग पे जो खर्चे दे रहे हैं, ये सबको माइनस करेंगे। अब मान लेते हैं कि 2 लाख का हमने सामान सेल किया, ठीक है, सामान की जो कॉस्ट आई वो 1.5 लाख रुपए आई, तो 50,000 तो आप कह देंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। लेकिन हमने 30,000 खर्च भी कर दिया बेचने की वजह से, जैसे हमने रूम भी तो लिया होगा सर, तो 30,000 रुपए हमने खर्च कर दिया। तो 30,000 रुपए हम कहां से दे रहे हैं, वो 30,000 रुपए हम दे रहे हैं अपनी प्रॉफिट में से। किस प्रॉफिट में से दे रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से दे रहे हैं। तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी थी, 50,000 थी, 50,000 रुपए थी भाई, 1.5 लाख रुपए आपकी कॉस्टिंग थी, 2 लाख का आपने बेच दिया, तो 50,000 रुपए आपकी प्रॉफिट हो गई, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन 30,000 रुपए आपके अन्य खर्चे भी आ गए, जैसे सैलरी है, लंच है, एक्सपेंसेस है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो मालिक हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं, वो सारे पैसा लेंगे, उनके भी अपने पर्सनल खर्च होते हैं। वो सारी चीजों को हम घटाते हैं और घटाने के बाद जो हमारा रियल अमाउंट आता है वो है नेट प्रॉफिट। तभी आपने क्या देखा कि 1.5 लाख हमारा कॉस्ट था, 2 लाख का हमने माल बेचा, 50,000 हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आई थी, 30,000 रुपए हमने सेल में खर्च किया और हमारी अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आई वो कितनी आ गई, 20,000 रुपए आ गए। सॉरी, नेट प्रॉफिट हमारी कितनी आ गई, 20,000 रुपए आ गई। वो 20,000 रुपए मालिक अपने अकाउंट में रख सकता है या उसे अपना यूज कर सकता है, वो बिजनेस की हमारी नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट ही निकालने के लिए हम बिजनेस में लेखा जोखा या अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, पहले ही नंबर पे मैंने आपको दे दिया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े हीरो आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े हीरोइन आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आप देखेंगे जो एडवर्टीजमेंट करने टीवी पे चले आते हैं, रेडियो पे चले आते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं, टी शर्ट पे आपने देखा होगा नाम लिखता थी, भाई इसका भी तो खर्च आता होगा ना कंपनी का। तो ये सारे खर्चे को कंपनी क्यों कर रही है, माल को बेचने के लिए कर रही है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रही है। इसलिए इन सारे खर्चे को हम कहां डाल देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब अगला जो हमारा खर्चा है वो ऑडिट फी है। ऑडिट फी क्या होती है, जब आप एक बात ध्यान दीजिए कि एक सीमित समय होता है जिसमें हम अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आज हमारी दुकान में 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं हुई तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं नहीं कमाता, कल हमारी 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं हुई तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम नहीं कमाते।
लेकिन एक्चुअल में एक वर्ष में हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, उसको एक मेंशन किया जाता है और निकाला जाता है कि कंपनी ने एक वर्ष में कितना प्रॉफिट जनरेट की, कितना नेट प्रॉफिट उसका जनरेट हुआ। इसके लिए हम ऑडिट कराते हैं अपने कंपनी का। ऑडिट कराने का मतलब हो गया कि उसमें कैपिटल कितना लगाया गया है, कितने पार्टनर्स हैं, जिस टाइप का बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर हो तो उसमें एक ही मालिक होगा, लेकिन पार्टनर्स हो तो कितना पेमेंट लेते हैं, कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आपने मतलब इंटरेस्ट कमाया, कितना आप कमीशन लिए, कितना आपने सैलरी पे की, सारे खर्चों को मेंशन करता है। यह कार्य सीए का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। आप अकाउंटिंग अच्छा जानते हैं तो आप भी ये काम अपनी कंपनी के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें दस्तखत जो होती है, जो हमारा सिग्नेचर होता है, वो सीए का होना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रमाणित होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जो ऑडिट कराते हैं हम कंपनी का, उसका भी हम फी देते हैं 4000, 2000, 3000। हाँ, तो इसके लिए जो हम फी पे करते हैं वो हम ऑडिट फी में मेंशन करते हैं। ऑडिट फी का मतलब हो गया कि हम उसे मतलब अपनी कंपनी का ऑडिट कराने के लिए हर वर्ष में एक बार हमें देना पड़ेगा। अगर कंपनी 3-3 महीने में ऑडिट करती है तो 3 महीने में ऑडिट फी देनी पड़ेगी। तो इसका भी जो खर्चा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे। बैड डेप्ट हमारा जो है डूबत ऋण है, जो पैसा हमारा डूब जाता है। ऐसा हो सकता है ना कि आप हमें कहते हैं कि हम सब 2000 रुपए आपको देंगे और आपने मुझे नहीं दिया, या 1500 ही दे दिए कि अब 500 रुपए हम नहीं देंगे, हम भी आपसे मांगने नहीं गए, तो पैसा जो क्या हो गया, डूब गया हमारा। ऐसे पैसे को हम क्या कहते हैं, डूबत ऋण या बैड डेप्ट। ध्यान रखिए कि जिन कंपनियों में बैड डेप्टर ज्यादा होते हैं, यानी कंपनियों में जब बैड डेप्ट जनरेट होने लगता है तो कंपनी को ये लॉस होता है। लेकिन फिलहाल में हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा ये खर्च हो रहा है। 500 में मिलने वाला तो नहीं मिला, तो एक तरह से हमारा लॉस ही तो है, लेकिन लॉस के लिए कोई अकाउंट नहीं होता, इसको भी हम एक्सपेंस में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अगला हमारा है बैंक चार्ज। भाई बैंक में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, रिवर्स चार्जेस लगते हैं, चेक अगर आपका बाउंस करेगा तो उसका भी चार्ज लगता है ना, एटीएम का चार्ज लगता है, सर्विस चार्ज लगता है, तमाम तरह के ऐसे खर्चे हैं जो बैंक आपसे लेता है। तो ये भी जो खर्चा है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये ऑफिस या सेल से रिलेटेड ही है, ऑफिस से रिलेटेड है बेसिकली। अगला हमारा है बॉक्सेस एंड लेवल। अब बात आती है कि अब हम माल को बेच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बॉक्सेस में डालना पड़ेगा, यानी उसे पैक करना पड़ेगा और लेवल लगा करके उसे बेचना पड़ेगा। तो इसका भी जो हमारा खर्च आ रहा है वो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये भी हमारा जो खर्चा है एक ऑफिस में हो रहा है। अगला है हमारा कैरिज आउटवार्ड। कैरिज आउटवार्ड क्या होता है भाई, अब वही बात आ गई, जब हम माल को बेच रहे हैं, यानी हम माल को बेच रहे हैं, तो हम माल को जब बेचेंगे तो माल हमारा क्या होगा, जाएगा, तो उसका जो हमारा खर्चा आएगा, गाड़ी भाड़ा जो भी खर्चा आएगा, सेम बात है जो इनवार्ड में मैंने आपको समझाया था। ये माल को भेजते समय, भाई ट्रक तो 2 समय चाहिए ना, एक माल को लाते समय भी चाहिए, ले जाते समय भी चाहिए, लेकिन ला कब रहे थे, जब हमें बेचना था। ले जा कब रहे हैं, जब हमने सेल कर दिया। तो जब हम आउटवार्ड करते हैं, यानी हमारे यहां से माल जाता है सेल होकर के, तो उस पर अगर आपने एक्सपेंस किया है तो उसे आप कैरिज आउटवार्ड में लिखेंगे। अगला है कैरिज ऑन सेल। कैरिज ऑन सेल क्या होता है, सेल से रिलेटेड जो हम खर्चा करते हैं, भाड़ा से रिलेटेड, वो हम कैरिज ऑन सेल में चढ़ा देते हैं। अगला है हमारा कमीशन। कमीशन क्या होता है, अगर हम कमीशन ले रहे हैं तो हम उसे कहां मेंशन करेंगे, अच्छा ले रहे हैं तो इनकम हो जाएगी हमारी, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन पेड। अब अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि हम पेड लिखें कि रिसीव लिखें, कमीशन अकाउंट भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम अगर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो हर सूरत में हम पैसा दे रहे होंगे, यानी हम कमीशन दे रहे होंगे। कमीशन यानी अपहार होता है, कभी कभी होता है छोटे मोटे ऑफिस के कार्य कराने के लिए हमें कहीं कहीं कमीशन देने पड़ते हैं, घूस खिलाने पड़ते हैं, साधारण शब्दों में समझा जाए तो वो सब चीजें हम कमीशन में मेंशन करते हैं। तो कमीशन में जब हम मेंशन करेंगे तो भी हमारा ऑफिस या ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो जाएगा, इसलिए हम इसे भी हम कहां लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिखेंगे। अगला हमारा है कन्वेंसी। कन्वेंसी मैंने भाड़ा, गाड़ी भाड़ा से, गाड़ी से ही रिलेटेड है। हो सकता है कि आपके कंपनी में कोई स्टाफ को लाने के लिए गाड़ी चलती हो, या अलग से वैन आप चलाते हो, तो ये माल ढोने के लिए तो आप नहीं चलाते हैं, हाँ गाड़ी रखे हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ आएंगे और स्टाफ जाकर वहां छोड़ देंगे। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी व्यवस्था रखती है, तो उसमें जो कन्वेंसी का खर्चा आ रहा है, जो वैन से रिलेटेड खर्चा आ रहा है, वो भी हम कहाँ लिख देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ इसलिए स्टाफ आ रहा है ताकि हमारे यहाँ माल बेच सके, हमारी ऑफिस को मेंशन करके चला सके। अगला है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, वस्तु के प्रयोग से जब उसमें कुछ कमी आ जाती है तो इस चीज को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन यानी ह्रास या कमी। जैसे हमने 300 की चेयर खरीदी थी और जब उसे हम बेचने गए तो मुझे 200 रुपए ही मिला, तो उस वस्तु की कीमत में 100 रुपए की गिरावट आई, जो हमारी डिप्रिसिएशन कहलाएगी। इस चीज को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा बिजनेस का लॉस है या खर्च है। डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा क्या भाई, अगर मान लीजिए, अब डिस्काउंट दो तरह से आप समझिए। अब आप सोचेंगे डिस्काउंट हमें मिलेगा तो प्रॉफिट होगी, अरे भाई डिस्काउंट आप भी तो दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप माल को सेल कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट आपको नहीं देना पड़े, आप दे सकते हैं। 200 रुपए की कोई वस्तु हो सकता है, 190 में आपने बेच दिया तो 10 रुपए आपका लॉस है,
एक्चुअल में लॉस है क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन अगर, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेते, हो सकता है आप परचेज के दौरान ले रहे हैं, तो वही आपकी इनकम बन जाती। ये याद रखिएगा, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस जाएगा, और अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी। बेसिक सी बात है भाई, 200 का सामान अगर हमने 190 में बेचा है, 10 रुपए डिस्काउंट करके बेचा है, तो 10 रुपए मेरा लॉस है ना। और अगर हमने 200 का सामान 190 में खरीद के लाया तो 10 रुपए की हमारी प्रॉफिट है ना। तो इसलिए यहां पर हमने आपको बताया कि जो डिस्काउंट है एक्सपेंस में तब लिखा जाएगा जब आप दे रहे हैं, यानी सेल से रिलेटेड हो गया। आप देंगे कब? जब सेल करेंगे। तो सेल से रिलेटेड हो गया तो डिस्काउंट भी हमारा कहां चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। अब बात आती है डिस्काउंट ऑफ डेब्टर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे देनदार होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई साहब तुम्हारा 2000 रुपया आज से नहीं बल्कि 6 महीने से ड्यूज है, तो एक ऐसा काम करो कि तुम मुझे 1800 रुपए ही दे दो, कम से कम दे तो दो। तो 200 रुपए हम क्या करते हैं? डिस्काउंट दे देते हैं उनको। इसलिए दे देते हैं ताकि वो हमें दे दे। कभी कभी डेब्टर्स भी कहते हैं कि 2000 की जगह 1500 लेना है तो बोलिए, 1800 लेना है तो बोलिए, हम दे देंगे, 2000 नहीं देंगे। तो भाई कुछ तो अमाउंट रिकवर हो जाएगा ना कंपनी का। लेकिन जो अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है वो हमारे डेब्टर्स की वजह से नहीं रिकवर हो रहा है, जो हमारे देनदार थे, जो हमसे उधार लिए थे, तो उस चीज को हम डिस्काउंट ऑफ डेब्टर्स में चढ़ा देंगे। ये भी हमारे बिजनेस का लॉस है, इसलिए इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हम माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, बांटने के लिए करते हैं, उससे भी रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। अगला है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। भाई अब कभी मन कर देगा, हमारे यहाँ के जितने स्टाफ है, हमारा मन किया कि चलो भाई सभी स्टाफ को आज हम मूवी दिखाते हैं, तो मूवी दिखाते हैं, तो मूवी दिखाने में हमारे खर्च होंगे ना। तो जब खर्च होंगे तो जो इंटरटेनमेंट, मौज मस्ती इत्यादि पे जो खर्च हम कर देते हैं, पार्टी कभी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हाँ, तो ये सारे जो खर्चे हम इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, और ये भी हमारे बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए कंपनियां ये नहीं कहती कि आप इन खर्चों को मत करिए। आप अकाउंटेंट बन रहे हैं, आप अकाउंट की शिक्षा ले रहे हैं, तब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप इन खर्चों को मेंशन कर सकें। तो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कंपनी में कोई भी खर्च होता है या आपके ऑफिस में कोई भी खर्च होता है, तो उसे आप इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कभी कभी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए या अपने माल को मतलब बेचने के लिए हम उसे स्टैब्लिश करते हैं, यानी खड़ा करते हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई नया प्रोडक्ट हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन बिक नहीं रहा है, तो स्टैब्लिश करने के लिए भी, या हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था ना हो तो उसकी हम व्यवस्था कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम बहुत सारे खर्च करते हैं अपने ऑफिस में, अपनी मतलब सेल सेंटर्स पे। तो उसके लिए भी जो हम खर्च कर रहे हैं उसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आप कब कर रहे थे? जब हम माल ला रहे थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप माल विदेश में भेज रहे हो, तो जब आप माल विदेश में भेजेंगे, निर्यात करेंगे, तो वहां पर भी आपको ड्यूटी टैक्सेस देना पड़ेगा, जिसको हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहेंगे। क्योंकि ये सेल से रिलेटेड है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अगला हमारा है फ्राइट आउटवर्ड। फ्राइट आउटवर्ड क्या होता है? जब हम भाड़ा दे रहे हैं, वही लोडिंग अनलोडिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आउटवर्ड के लिए, यानी इनवर्ड के लिए कर रहे थे तो डायरेक्ट में मेंशन किए थे हम, लेकिन ये हम किस लिए मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे को दे रहे हैं, और आउटवर्ड के लिए हम लोडिंग अनलोडिंग दे रहे हैं। भाई अगर हम माल किसी को भेज भी रहे हैं, अगर बड़े लॉट में माल है, तो उसके लिए हम लोडिंग देंगे, अनलोडिंग देंगे, हम भाड़ा देंगे, ताकि हमारा माल पहुंच सके जिसको हमने बेचा है। तो उसके लिए जो भी हम भाड़ा देते हैं उसे हम फ्राइट आउटवर्ड में लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, फ्राइट इनवर्ड जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि फ्राइट आउटवर्ड हमारा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस, अब एक देखिए यहाँ पे एक नया अकाउंट बना दिया गया, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस क्यों बनाया गया जरा सोचिए। भाई छोटे छोटे खर्चे को कैसे लिखिएगा? अगर आपने कंपनी में 1 रुपए का छोटा सा खर्च कर दिया तो कैसे लिखिएगा? छोटे मोटे खर्चे को हम जनरल एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत उसके लिए नहीं होती है। ठीक है। अगला है हमारा हॉस्पिटल चार्ज। हॉस्पिटल चार्ज क्या है? अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्टाफ की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी का हाथ कट गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें भी जो आप खर्चा करते हैं, या अचानक कोई कंपनी में या ऑफिस में गिर गया या बेहोश हो गया, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं कि हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। उस अवस्था में हम जो भी खर्च करते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, उसे हम हॉस्पिटल चार्ज में डाल देते हैं। ठीक है। अब अगला है इंश्योरेंस। आप कंपनी के लिए इंश्योरेंस भी तो कराते हैं। इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, हम आपको किसी वीडियो में इंश्योरेंस पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारी सामान की सुरक्षा रह सके। भाई लाइफ इंश्योरेंस होता है, प्रोडक्ट का भी इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कंपनी में भी हम इंश्योरेंस रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम माल भेज रहे हैं और वो माल खराब हो जाए, या कहीं से चोरी हो जाए, या डूब जाए, तो प्रॉब्लम हो जाए, चोरी हो जाए, तो भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लिया होगा तो उसका हमें अमाउंट तो मिल जाएगा ना। फायर इंश्योरेंस भी होते हैं,
जिसमें मान लीजिए हमारी कंपनी में आग लग गई अचानक, या ऑफिस में आग लग गया अचानक, सेल सेंटर में आग लग गया, तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जल सकते हैं। तो उसका एक फिक्स अमाउंट हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस में डाल देते हैं कि हमारे पास सर जी इतने का प्रोडक्ट है, इसका हमारा इंश्योरेंस कर दिया जाए। तो बहुत सारे इसके रूल कंडीशंस होते हैं, वो इंश्योरेंस में हम अच्छे से बात आपसे कर पाएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने ऑफिस या सेल में अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या बात है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीधा सीधा मतलब है, कैपिटल मतलब पूंजी होती है जो मालिक लगाता है, और इंटरेस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए राम और श्याम मिलकर व्यापार कर रहे हैं। अब राम ने 5 लाख लगाया, श्याम ने भी 3 लाख लगाया, तो श्याम कहेगा या राम भी कहेगा कि सर अगर हम आपका पैसा हम अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, आप भी अपना पैसा लगा रहे हैं, हम भी अपना पैसा लगा रहे हैं, और हम दोनों मिलकर व्यापार करेंगे, लेकिन ये पैसा अगर हम बैंक में रखेंगे तो हमें तो ब्याज मिलेगा ना, या किसी दूसरी कंपनी को दे देंगे तो भी तो ब्याज मिलेगा। तो भाई हम अपनी कंपनी से इंटरेस्ट भी लेंगे, जो भी हमारी प्रॉफिट आएगी उसमें से हम अपना इंटरेस्ट पहले ले लेंगे, ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट हम ले लेंगे। अब जो जितना कैपिटल लगाया होगा, जो भी उसका रूल होगा, जो भी उसकी डीड तय रखी गई होगी, उसके अनुसार हम इंटरेस्ट मालिक को पे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया कि जो भी हमारा मालिक है, जो हमारा पूंजी लगाने वाला मालिक है, वो अपनी पूंजी का कैपिटल की मांग कर सकता है, और जब वो मांग करेगा तो हो सकता है आपके कंपनी में प्रॉफिट ना हुई हो, लेकिन इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं होगी तो नहीं लेगा, लेकिन इंटरेस्ट उसको वो लेगा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट तो उसका अधिकार है ना, आपको देना पड़ेगा, आपकी कंपनी के एसेट्स को बेच करके देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं वो आपके नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट तब तक नहीं निकल सकती है जब तक आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंशन न करें। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ये पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां से हम मालिक के लगाए गए पूंजी पर जो भी इंटरेस्ट कंपनी द्वारा दिया जाता है उसको हम पे कर देते हैं। तो ये जो हमारा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अब अगला है इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां हम कह रहे हैं इंटरेस्ट। देखिए दो बातें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक के लिए पूंजी लगाए गए व्यक्ति के द्वारा जो भी पूंजी लगाएगी उसको पे किया जाता है, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट वर्ड आप देख रहे हैं, हो सकता है कि हमने किसी से मतलब लोन लिया हो, उसको हम पे कर रहे हो, ब्याज बैंक से भी ले सकते हैं, व्यक्ति से भी ले सकते हैं, कंपनी से भी ले सकते हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां भी बैठी हैं आपको लोन देने के लिए, तो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। मैं आपको इसका कारण भी बता सकता हूं। देखिए हो सकता है मान लीजिए हम अपना कंपनी में माल बेचना चाहते हैं, हम एक अच्छी सुविधा रखना चाहते हैं, तो क्या हम उसके लिए बहुत सारा पैसा में नहीं चाहिए वो उतना पैसा नहीं रहेगा तो क्या हम व्यापार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरे कंपनी से फाइनेंस करा लेते हैं या पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो क्या, तो हमने क्या किया, उससे अपना व्यापार स्टार्ट किया और उससे हम प्रॉफिट कमाने लगे, लेकिन जिस व्यक्ति से हमने पैसा लिया उसको हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो जो ये हम पे कर रहे हैं, इसको पे करने का क्या उद्देश्य था, हमारा माल को बेचना, ताकि हम अच्छी सुविधा दे सकें, ताकि हम माल को अच्छे से बेच सकें। तो इंटरेस्ट जो है हमारा, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। लीगल चार्ज क्या होता है भाई, हो सकता है आपके कंपनी पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, हाँ, और आपको उसके लिए केस लड़ना पड़े, या उसके लिए आपको कुछ भुगतान करना पड़े, या आपने किसी का कंपनी लोगो यूज कर लिया, या कॉपीराइट का आपने उल्लंघन किया, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो लीगल चार्ज में आती हैं। तो जो लीगल चार्ज है, लीगल मतलब कानूनी होता है, चार्ज मैंने कानून के द्वारा लगाया गया चार्ज, लीगल चार्ज में हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। अब अगला आता है लाफी। लाफी मतलब हो गया कोर्ट के द्वारा अगर आप पर कोई पेनाल्टी लगा दी गई है कि आपको इतनी फी जमा करनी पड़ेगी, या हम वकील को भी पे करते हैं कि आप भैया इतना पैसा ले लो, हमारा ये चीज देखो, तो वो सारी चीजों को हम लाफी में भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों के पास अपना खुद का एक्ट होता है, कंपनी को भी अपना पैसा से गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ता है, या कानून के द्वारा जो भी बातें आपने उल्लंघन किया होगा उसका अगर आपको कोई भी चार्ज पे करना है तो वो सब लाफी में हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा लाइसेंस फी। अब लाइसेंस फी क्या होती है भाई, हो सकता है आपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लाइसेंस लिया हो, बिल्कुल हो सकता है, बिना लाइसेंस का हो सकता, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आप अपना प्रोडक्ट बेचिएगा। तो लाइसेंस होता है, किसी चीज को अगर आप बगैर लाइसेंस का कर रहे हैं तो वो अवैध माना जाता है, लेकिन अगर लाइसेंस होता है तो वो वैध तरीका है जिस तरीके से आप अपने माल को बेच रहे हैं, ठीक है। तो लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं तो उसकी भी जो आप फी पे कर रहे हैं वो भी हमारा लाइसेंस फी में जाएगा, और उसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही कहेंगे। अगला है हमारा लॉस बाय थीफ। लॉस बाय थीफ का मतलब हो सकता है आपके बिजनेस में चोरी हो जाए, कुछ चोर आए और माल उठाए और ले गए, पैसा भी ले जा सकते हैं, स्टॉक भी ले जा सकते हैं, है ना, एसेट्स भी ले जा सकते हैं, हाँ। तो ये सारी जो चीजें हमारे बिजनेस का लॉस है, लेकिन लॉस का मैंने आपको बताया कि कोई अकाउंट नहीं होता, उसको भी हम एक्सपेंस में ही मेंशन करते हैं, क्योंकि ये खर्चा नहीं है। हमने खर्च नहीं किया कि चोर भाई आओ हमारा सामान ले जाओ, नहीं, हमने खर्च नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको हम एक्सपेंस में ही रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लॉस का कोई अकाउंट नहीं होता। लॉस भी बिजनेस का खर्च ही है,
क्योंकि यहां पर मुद्दा है कि हम अपने प्रॉफिट से उसको घटाएंगे और घटाने के बाद हमारी नेट प्रॉफिट निकल जाएगी। तो लॉस हो रहा है तो भी तो खर्चा है ना भाई, हमने 100 रुपए किसी को दिया या 100 रुपए मेरा गिर गया, लॉस तो हमारा 100 रुपए का ही हो रहा है ना, इसलिए इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। अगला है हमारा लॉस बाय फायर। भाई कोई जरूरी नहीं कि चोर आए चोरी करे तभी सामान का लॉस होगा, आग लगने से भी तो लॉस हो सकता है, आग लगने से भी कोई चीजें लॉस होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आग लगने से लॉस हो जाता है, तो इस चीज को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे। अगला है हमारा ऑक्ट्री। ऑक्ट्री आप सभी जानते होंगे कि जब माल को हम लाते हैं या ले जाते हैं तो उस दौरान हम ऑक्ट्री देना पड़ता है, यानी टोल टैक्स देना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं माल ट्रक से आता है तो टोल बूथ लगे होते हैं जहां पर उनको रोक दिया जाता है, सामान की जांच होती है और उनका एक टैक्स कटता है और बताया जाता है कि आपका इतना पैसा हुआ और वो आप पे करते हैं, तो इसका पैसा भी तो कंपनी पे करेगी ना, तो इस चीज को भी हम कहां रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। ठीक है, अभी फास्टैग की सर्विस लाई गई है, गाड़ी के आगे स्टिकर लगाया जा रहा है क्यूआर कोड का, इसी ऑक्ट्री को वसूलने के लिए। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले पेपरों में। अगला है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है भाई, अब इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली, ऑफिस के भी तो कुछ खर्चे होते होंगे, तो ऑफिस के जो कुछ मुख्य खर्चे हैं उसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी खर्चे का नाम नहीं है, ये ग्रुप है जिसके तहत हम उन सारे खर्चों को रख सकते हैं जो एक ऑफिस को चलाने के लिए बेसिकली तौर पर किया जाता है। अगला है ऑफिस लाइट। भाई ऑफिस का मतलब सिर्फ ऑफिस में जलने वाला लाइट नहीं, सेल सेंटर पे भी जल सकता है। तो लाइट पर जो आप एक्सपेंस करें, देखिए यहाँ पर ऑफिस वर्ड इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री का अगर लाइट है तो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है वो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑफिस का लाइट है, सेल से रिलेटेड खर्चा आप कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आपको डालना पड़ेगा। इसलिए ऑफिस लगा करके आपको ये कंफर्म किया जा रहा है कि भाई ये जो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। तो आप कंफर्म समझ चुके हैं कि ऑफिस लाइट भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। अगला आता है पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, अभी आपको बताया था कि पैक करिएगा तभी तो उसका भी खर्चा आता है, तभी तो माल आप बेच सकते हैं, तो इसका जो खर्चा है वो भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देते हैं। अगला है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आप समझते होंगे, जो हम स्टिकर लगाते हैं किसी चीज को भेजने के लिए, जो डाक का टिकट लगाते हैं या टेलीग्राम यानी कुछ संदेश भेजते हैं किसी को, तो उसके लिए भी जो हमारी कंपनियां खर्च करती हैं उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करते हैं। इसके बाद देखिए आता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखिए कुछ पैसा जो है ना बैड डेब्ट्स के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है, वो भी हमारे बिजनेस का खर्च होता है। ठीक है, तो अगला है रेंट। रेंट क्या होता है भाई, हम जहां माल रख रहे हैं, हो जरूरी नहीं कि वो हमारा निजी बिल्डिंग हो सकता है कि वो हम भाड़े पर लिए हो, रेंट पर लिए हो, तो उसका भी हम महीना महीना पेमेंट करते हैं, रेंट भुगतान करते हैं, तो इस खर्चे को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर फैक्ट्री रेंट लिख दिया जाए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर रेंट सिर्फ लिखा जा रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अगला हमारा आता है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। अब एक बात बताइए, कोई चीज अगर आपने इंश्योरेंस कराया हो तो रिन्यूअल भी तो कराइएगा, आपने एफडी कराया होगा तो भी तो रिन्यूअल कराइएगा, जो कंपनी की बात है। और रिपेयर भी तो करना पड़ सकता है, कुछ सामान खराब हो सकते हैं, रिपेयर करना पड़ सकता है, फैन खराब हो जाए, ना चल रहा हो, एसी खराब हो जाए, उसकी सर्विसिंग करानी है, तो ये सारी चीजों के लिए भी हम जो खर्चे करते हैं वो सब इनडायरेक्ट में पार्ट में डाल देते हैं। अगला आता है सैलरी। अब भाई बताओ, इतना मेहनत से हम लोग ऑफिस खोले, चलाए, इतने खर्चे किए, लेकिन वहां स्टाफ ही ना हो तो कैसे काम चलेगा, तो स्टाफ हमसे क्या लेता है, सैलरी लेता है। याद रखिएगा, ये मजदूरी नहीं लेता, अगर ये 2 दिन नहीं आएगा तो इसका पैसा हम नहीं काट सकते हैं। सैलरी किसे कहते हैं, जिसमें पैसा ना कटे, इसमें संडे का भी हम पेमेंट करेंगे। मजदूरी में क्या होता है, संडे को आप नहीं काम करना है तो हम आपको थोड़ी ना पेमेंट करेंगे। हाँ, 2 घंटा आप कम काम करेंगे, हम आपका पैसा काट लेंगे, आपने हाफ टाइम किया, आप हाफ टाइम का ही पैसा लेंगे। लेकिन सैलरी वाला जो व्यक्ति होता है ये ओवर टाइम भी कर सकता है, अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं भी आ रहा है तो भी उसका पेमेंट कटेगा नहीं, फिक्स टाइम में उसकी सैलरी दे दी जाएगी और सेम अमाउंट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। अगला आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या आता है भाई, स्टेशनरी का मतलब हो सकता है कि आपके यहाँ पेंसिल की जरूरत पड़ जाए या पेन की जरूरत पड़ जाए, स्टेपलर की जरूरत पड़ जाए, 3 चीजों का हम अलग अलग अकाउंट बनाकर नहीं लिख सकते हैं। अब गम चाहिए, गोंद चाहिए, है ना, टेप चाहिए, 3 चीजों को, छोटे छोटे खर्चों को, हम पेन चाहिए तो इसको हम लिखते नहीं है, इसको हम सीधे स्टेशनरी अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, एक ही जगह सब कुछ मेंशन कर देते हैं। स्टॉक से रिलेटेड भी तो खर्चे हो सकते हैं, स्टॉक को रख रहे हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए भी तो कुछ खर्चे कर सकते हैं आप, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है भाई, व्यापार में अगर आप कोई खर्च कर रहे हैं तो भी हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, अब भाई ऑफिस में टेलीफोन तो जरूर रहेगा, किसी का बकाया लेना है या किसी से हमको पब्लिक कम्युनिकेशन करना है या किसी को प्रमोशन करना है या उसको बुलाना है अपने व्यापार में माल को सेल करने के लिए। आप जरूरी नहीं कि गुड्स बेचते हो, आप सर्विस भी बेच सकते हैं, तो जरूरी पड़ेगा आपके पास एक फोन की, जिसके लिए आप जो भी खर्चा करेंगे वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट कहा जाएगा। अगला हमारा आता है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में क्या आता है भाई, ट्रेवलिंग में आता है कि जब हम कहीं ट्रेवल करने जाते हैं
तो उससे रिलेटेड भी अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं तो उससे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। ट्रेवल यानी यात्रा करना। अगला है कार एंड वैन्स। अब ये बात समझ लीजिए, अब यहां पर मालिक से रिलेटेड नहीं है कि मालिक का कार है, मालिक का भी कार हो सकता है, मालिक का कार होगा, मालिक समझें, आपको उससे मतलब नहीं है। हम कंपनी अपनी ऑफिस की बात कर रहे हैं और हमारे ऑफिस में अगर कार रखी गई है या वैन्स रखी गई है, किसी प्रकार का गाड़ी रखा गया है अपने कंपनी के यूज के लिए, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट होगा। जैसे स्कूलों में स्कूल वैन्स होते हैं, स्कूल वैन्स में जो भी आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, एक खर्च करते हैं अपने गाड़ी पर ताकि बच्चे आए, उनको सुविधा मिल सके या स्टाफ आ जाए, तो वो जो खर्चा कंपनी करती है, स्कूल करता है, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही एक पार्ट है। रिफ्रेशमेंट क्या है, अब देखिए ये रिफ्रेश करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं, जैसे आपने नाश्ता कर लिया या कुछ और यूज किया, तो ये सारी चीजें रिफ्रेशमेंट में डाल सकते हैं। कुछ पी रहे हैं, पेय पदार्थ है या कोई चीज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिफ्रेशमेंट में ही हम डाल देंगे। इसके लिए अच्छा शब्द है रिफ्रेशमेंट, क्योंकि अब ये कहा जाए कि आपने समोसा खाया है, आप चाय पिए हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि समोसा अकाउंट और चाय अकाउंट बनाया जाए। इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाए, रिफ्रेशमेंट अकाउंट बनाए हैं। अगर पनीर भी आप खा रहे हो, कहीं पार्टी भी मना रहे हो, तो आप सीधी सीधी बात है कि आप रिफ्रेशमेंट अकाउंट में अपने खर्चे को मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सैलरी एंड वेजेज, देखिए अभी आपने वहां पढ़ा था वेजेज एंड सैलरी, यानी वह वेजेज जो सैलरी की तरह दी जाए, यानी फिक्स समय में दी जाए लेकिन काट लिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, सैलरी एंड वेजेज, यानी सैलरी दी जाएगी लेकिन मजदूरी की तरह। यानी हमने तय किया कि आपको 8,000 रुपए महीना मिलेगा और आप सर जी 10 दिन नहीं आए, तो हमने आपकी 10 दिन की पेमेंट क्या कर ली, काट ली। तो ये हमारा सैलरी नहीं है, ये हमारा क्या है, सैलरी तो है लेकिन वेजेज की तरह है। तो सैलरी एंड वेजेज जो हमारा, इसमें घंटे 2 घंटे की बात नहीं है इसमें, लेकिन 2 दिन आप नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, 10 दिन की छुट्टी आप ले लिए, आपके यहाँ शादी था आप चले गए, तो प्राइवेट सेक्टर इतनी छुट्टी आपको नहीं दे सकता है। आपको सीएल मिलता है, 2-3 दिनों की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, उससे ज्यादा अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपको आपका पेमेंट कटेगा। इस चीज को हम सैलरी एंड वेजेज में मेंशन करते हैं। मैंने कहा था पहले शब्द से आप ध्यान दीजिएगा, तो पहला शब्द हमारा क्या है, सैलरी है, और ये हमारे इनडायरेक्ट का पार्ट है, इसलिए ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। अब आपने अब तक समझ लिया कि हमारे डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इनकम क्या होगी। इनकम का मतलब क्या होता है, आय। हाँ, एक्सपेंस मैंने क्या था, व्यय या खर्च या लॉस। अब इनकम में क्या होती है भाई, हमारी आय कैसे होगी, तो देखिए अभी आपने क्लियर किया था कि जो हमारा डायरेक्ट खर्चा है वो हमारा किसका था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था या प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और जो आपने इनडायरेक्ट की बात की वो किस पे बात की, कि हमारे ऑफिस से रिलेटेड हो या सेल से रिलेटेड हो। तो अगर खर्च था तो हम एक्सपेंस में मेंशन करते थे, लेकिन अगर उससे इनकम हो गई तो हम कहां मेंशन करेंगे, इनकम में मेंशन करेंगे। कहां मेंशन करेंगे, इनकम में मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कमीशन दे रहे थे, ठीक है, तो आप एक्सपेंस कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप कमीशन लेंगे तो आपकी कमीशन क्या हो जाएगी, इस समय इनकम बन जाएगी। और कमीशन कहां लेंगे आप, फैक्ट्री में लेंगे या ऑफिस में लेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो ऑफिस में लेंगे ना, तो ऑफिस में अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप इसी तरह से इंटरेस्ट लेते हैं, हो सकता है आप भी किसी को लोन दिए हो, तो मतलब सेम कंडीशन है। जो एक्सपेंस के कंडीशंस आपने पढ़े वही सेम कंडीशन इनकम में भी लागू होती है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड जो खर्च हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन किया जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इनकम हो जाए तो उसे हम डायरेक्ट इनकम में मेंशन करेंगे। दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करें कि जो हमारे ऑफिस और सेल से रिलेटेड खर्चे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और अगर हमारा ऑफिस या सेल से रिलेटेड कुछ इनकम हो जाए तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा, ठीक है। आपको अपनी कंपनी में डायरेक्ट इनकम बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम आपको मिल सकता है। जैसे रेंट रिसीव कर रहे हैं आप, हो सकता है आप भी रेंट पर अपना बिल्डिंग दे दिए हो और उसे रेंट रिसीव कर रहे हो, आपका शायद वो व्यापार हो। अब व्यापार का स्वरूप डिपेंड करता है कि आपको किस किस तरह से इनकम हो रही है, या आप इंटरेस्ट ले रहे हो, या आपको मैंने बताया कि आपने डिस्काउंट लिया, आपने प्रोडक्ट खरीदा 2 लाख का और आपने डिस्काउंट ले लिया, 2,10,000 का प्रोडक्ट था, 2 ही लाख में आपने खरीद लिया, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रही है ना। तो अगर आप डिस्काउंट ले रहे हैं तो आपके लिए क्या है, इनकम है, और आप देते तो क्या था, एक्सपेंस था। इस प्रकार से आप क्लियर कर चुके हैं अब तक कि हमारे डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे और हमारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे। टैली में जब भी आप किसी लेजर को बनाए, इसमें से किसी चीज का भी अगर आप लेजर बना रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि उसका जो लेजर आप मेंशन कर रहे हैं वो इसी तरह से मेंशन करेंगे जो अभी हमने आपको बताया। हमने आपको क्या बताया कि एक्सपेंस और इनकम को कहां लिखेंगे, कहां मेंशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।